So, so far we discussed the structured programming and the types of control structure, that is sequential, conditional. In this, we discussed different kind of statement like if else if, switch, and nested condition structures. Similarly, we discussed the iterative or looping structure, and we discussed the three types of instruction, that is while, do while, for, and in the end we discussed the nested loop. Now we are going to discuss about the fourth important feature of the programming, that is functions. Now, what is function? A function is a named block of the code that is actually used to do some task. ठीक है, इट परफॉर्म सम टास्क। कोई काम आप किसी कोड से लेना चाहते हो, उसके लिए हम एक ब्लॉक कोड बनाते हैं और उसको हम नाम रखते हैं, याद रखिए। उस नाम से बाद में हम उसको पुकारते हैं, कॉल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो ये फंक्शन जो होता है, ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी इसमें एक सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का, ऐसे नहीं था कि रैंडमली काम कर रहा हो, ठीक है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो टाइप्स है फंक्शंस के, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक है बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये तो आसान है, बिल्ट इन फंक्शन अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो प्रोग्रामर खुद डिज़ाइन करता है, ठीक है, खुद प्रोग्राम करता है, खुद डिज़ाइन करता है, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड, इसका एक यूनिक नाम होता है जो कि हम रखते हैं, खुद रखते हैं प्रोग्रामर। और प्रोग्राम में बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में इसको यूडीएफ शॉर्ट में बोलता हूँ। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस क्या चीज़ें हैं? दीज आर काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये ऑलरेडी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसको लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है या बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है, और आप इससे बखूबी वाकिफ है, ठीक है। ये जैसे CLR SCR है, ये क्लियर स्क्रीन जो है, ये देखें, ये conio.h, आप हम जब लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड करते थे तो हम इस फंक्शन के नीचे यूटिलाइज करते थे। सो अगर आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है तो वो जिस लाइब्रेरी में डिफाइंड है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वो फाइल, अदरवाइज कंपाइलर जो होता है वो एरर बग जनरेट करता है, बिकॉज कंपाइलर डज नॉट रिकॉग्नाइज जस्ट द नेम ऑफ द फाइल। उसका जो टास्क होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है उस पर्टिकुलर फाइल पर, वो फाइल पड़ा होता है किसी लाइब्रेरी हेडर में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ। अच्छा, तो हम ज़्यादातर टाइम लगाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे, ठीक है, कि यूज़र खुद अपना जो फंक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है या फंक्शन प्रोटोटाइप, आप इन दोनों को कोई यानी इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं या फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है इसका नाम, नेम। एक होता है रिटर्न टाइप, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे लास्ट जब मैं शुरू में प्रोग्रामिंग समझा रहा था। एक होता है रिटर्न टाइप, कि फंक्शन का एक रिटर्न वैल्यू होती है, वो कौन से टाइप की होगी डेटा में, ठीक है। और फिर होता है पैरामीटर्स, नंबर्स यानी क्वांटिटी, एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, कि कौन से टाइप का इनपुट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इनपुट में फंक्शन को देते हैं, ये जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। ये जो होता है ये आउटपुट पैरामीटर होता है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन होता है। ये जो रिटर्न होता है, रिटर्न आउटपुट ऑफ द फंक्शन होता है। इनपुट जो होता है ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अगर देखें, जैसे कि हम रिटर्न टाइप में एक्सप्लेन में करता हूं, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय द फंक्शन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसका। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें इंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं उससे, फंक्शन से। अगर आपको फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए तो हम सिंपली कीवर्ड यूज करते हैं void, और ये आप यूज कर रहे हैं void, ठीक है, ये void main। तो ये जो होता है ना, इसका मतलब कि नो रिटर्न। अच्छा, फिर है फंक्शन नेम। नेम देखें, ये फंक्शन आप जो भी डिजाइन करते हैं उसका आपने कोई यूनिक नाम रखना होगा, ठीक है, यूनिक नाम रखना होगा।
तो उस नाम से आप उसको लेटर ऑन प्रोग्राम के बॉडी में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर शुड, जैसे कि वेरिएबल का अपना नाम होता है, ठीक है। हर वेरिएबल को हम एक नाम देते हैं, ए बी एक्स वाई, इस तरह फंक्शन के भी अपने नाम होंगे, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन, कि नेम क्या होता है, ठीक है, ये बीच में होता है। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। फिर होता है फंक्शन नेम, और फिर तीसरा पार्ट होता है पैरामीटर्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो आप फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप को या डिक्लेयर। ये फंक्शन डिक्लेरेशन के स्टेप्स हैं, अच्छा याद रखिए। फंक्शन डिक्लेरेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक रिटर्न टाइप क्या होता है, एक फंक्शन का नाम क्या है, और एक उसमें इनपुट पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स में एक उसकी क्वांटिटी हो सकती है, यानी नंबर, तादाद, और एक उसके टाइप की, किस टाइप में आप डेटा में आप इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये आप, अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं करना पैरामीटर, तो अक्सर हम इसमें लिख देते हैं वॉइड, इसमें वर्ड भी लिख सकते हैं, या जस्ट लीव इट्स एम्प्टी, इसको लीव इट एम्प्टी, इसको खाली छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते। तो दोनों का मतलब यही है कि आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लिखें वॉइड मेन वॉइड, इसका मतलब ये भी सही है, खाली भी छोड़, ये भी ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओनली डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स, यानी हम सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं, पैरामीटर, ये पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है, यानी इंटीजर इंटीजर या फ्लोट, ठीक है। याद रखें कि ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, लॉन्ग डबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छा, तो ये देखें, जैसे ये है इंट, तो इंट क्या है, ये रिटर्न टाइप है। एड, ये नेम ऑफ द फंक्शन है, नेम ऑफ द फंक्शन आपने रखा है, ठीक है। ये इंट कॉमा इंट क्या है, ये दो इनपुट इंटीजर टाइप पैरामीटर्स हैं, ठीक है। दो है ना, एक एक इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, कॉमा कॉमा, तो आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। अच्छा, बोथ डेटा टाइप्स एंड नेम्स कैन ऑफ द पैरामीटर्स आर रिटन, आप सिर्फ डेटा टाइप लिखें या उसके साथ उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर सिर्फ इंट इंट था, आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, ए बी एक्स वाई बी, तो ये नाम भी है पैरामीटर की, ये नेम है, और ये जो है ना टाइप्स हैं जस्ट। तो आप सिंपल डेटा टाइप लिख सकते हैं या नेम भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अच्छा, दोनों मेथड सही हैं, समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब है, जो अभी जो इससे पहले हमने डिस्कशन की है, बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन ये क्या कहता है, ये फंक्शन क्या कहता है, ये नो क्या नो रिटर्न वैल्यू रिटर्न, सर। नो ये क्या रिटर्न। है, नो रिटर्न वैल्यू, जी सर। और ये क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन। और ये क्या है। इनपुट पैरामीटर देंगे सर। पैरामीटर। तो नहीं, पैरामीटर तो है, लेकिन यहाँ पर वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड का मतलब नो इनपुट सर। हाँ, नो इनपुट पैरामीटर, No इसका मतलब return. नो नो इनपुट पैरामीटर्स, नो इनपुट पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। मुझे इसका बताएं शाबाश, वर्ड लाइन 4, नो रिटर्न वर्ड वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू, लाइन नेम ऑफ द फंक्शन, और 4 ये कैरेक्टर है सर, इनपुट पैरामीटर कैरेक्टर। हाँ एग्जैक्टली, इनपुट जो है वो एक इनपुट पैरामीटर जो है वो करेक्टर टाइप का है, सिंगल, एक है। अच्छा, अगर एक है तो एक है, इनपुट पैरामीटर करेक्टर है, ठीक है, जो कि सिंगल हो सकता है, बट नो रिटर्न। फिर है इंट क्यूब इंट, इंटीजर टाइप रिटर्न वैल्यू। हाँ जी, सिंगल इनपुट पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का, एंड रिटर्न वैल्यू है इसकी।
फिर है लॉन्ग फैक्टोरियल इंट n। अब बताएं मुझे, शाबाश। ये है अगेन इनपुट पैरामीटर इंटीजर का है, सिंगल भी है, एंड लॉन्ग टाइप रिटर्न है, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप का रिटर्न है। ऊपर वाला इंटीजर था, और लास्ट में क्या है, इंट ऐड है, फिर इंट ये और ये। तो ये इनपुट थ्री पैरामीटर, पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर 3 है, values ठीक, input. इंटीजर रिटर्न वैल्यू है। तो आई होप सर जी जी सर जी ये डेटा टाइप और दूसरी कीवर्ड में मेन डिफरेंस क्या है सर? किसमें? सर ये डेटा टाइप और दूसरा कीवर्ड जो होते हैं ना, हम्म, दूसरे कीवर्ड से इसमें मुराद क्या है आपका? ये सर नहीं सर, इन दूसरे दोनों में कीवर्ड से डिफरेंस क्या है सर? कीवर्ड्स और डेटा टाइप में? ये जो डेटा टाइप है इंट, ये भी कीवर्ड्स हैं। फ्लोट, यस सर। एक्चुअली कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड सी प्लस प्लस में ये टोटल यस 63 सर। है। दे हैव स्पेसिफिक पर्पस। इन प्रोग्राम, इनका अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप है ना, इंट फ्लोट वगैरह, ये इसमें ही आते हैं, ये इसमें ही आते हैं। इफ एल्स वगैरह, स्विच वगैरह, ठीक है, लॉन्ग, डबल, वाइल, डू वाइल, इस तरह, फॉर, ठीक है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। तो आपको पता है कि डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जब हम किसी वेरिएबल के साथ एक पर्टिकुलर डेटा टाइप लगा देते हैं तो प्रोग्राम उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको आप किसी यस सर। और यस पर्पस सर। के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, रिप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इंट को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक कीवर्ड है, इसका अपना एक फंक्शन है, या किसी फंक्शन का नाम इंट नहीं रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके सर। यानी समझ आ गई यस कि सर। इसमें फर्क क्या है। ये जो आप डेटा टाइप पूछ रहे हो ना, ये वर्ड्स जो हैं, ये फ्लोट, इंट वगैरह, ये सारे सारे कीवर्ड्स खुद हैं, ये इटसेल्फ कीवर्ड्स हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ओके सारे जो डेटा टाइप्स हैं ना, ये कीवर्ड्स जो हैं, इन सारे कीवर्ड्स डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने एक पार्ट हल सॉल्व कर दिया है, ठीक है। पहला पार्ट क्या था? फंक्शन डिक्लेरेशन का या फंक्शन प्रोटोटाइप का। ये आपको आ गया ना कि कैसे करते हैं आप डिक्लेयर, या ये पार्ट आपने सीख लिया ना फंक्शन डिक्लेरेशन का। दूसरा पार्ट है जी फंक्शन सर। डिफिनीशन, ठीक है, फंक्शन डिफिनीशन। अब ये वो पार्ट है जहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं that explains what the function does, जो कि मैंने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। अच्छा, the function definition can be written in three locations। कौन कौन से लोकेशन? बिफोर द मेन फंक्शन, याद है ना मेन फंक्शन कहाँ पर है? आफ्टर द मेन फंक्शन, void main, इसको मेन फंक्शन कहा जाता है, ये मेन फंक्शन है। तो इससे पहले या इसके बाद भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इन आर, थर्ड क्या है? इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है, एक और फाइल में इसको डिफाइन करते हैं और हम जस्ट इसको कॉल करते हैं। और जब हम इसको सेपरेट फाइल में यूज करेंगे तो फिर हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करेंगे, प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड। और फाइल आपने लेट सपोज अली नाम दिया है, ठीक है, उसको सेव किया है जो अलग फाइल है, फिर आप कहोगे कि हैश इंक्लूड अली,
ठीक है, कि अली को इंक्लूड करो जो फाइल होगा उसके साथ जो एक्सटेंशन होगा वो लगाओगे। तो सेपरेट फाइल आप हैश इंक्लूड से इंक्लूड कर सकते हो, या आप बिफोर मेन फंक्शन यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, या आफ्टर मेन फंक्शन आप प्रोग्राम बॉडी में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 3 लोकेशन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द वे फंक्शन डिक्लेरेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन बिफोर द मेन फंक्शन। ये की पॉइंट याद रखें। अच्छा, अगर हम इसको बिफोर यूज करेंगे तो फिर हमें फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फंक्शन डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है फंक्शन हेडर। ये कौन सा होता है, ये इस फंक्शन हेडर कौन सा होता है? द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर। जो पहला लाइन होता है ना फंक्शन डेफिनेशन का, इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। अच्छा, इसको फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप की तरह ही होता है। अच्छा, फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है दोनों में? ओनली डिफरेंस ये इसमें टर्मिनेशन नहीं होती, यानी सेमी कॉलन नहीं होता इसमें। ठीक है, फंक्शन हेडर में, हेडर के उसमें यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होता। ठीक है, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन में आपके पास सेमी कॉलन होता है। ये आप अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं पिछले स्लाइड पर, आखिर में सेमी कॉलन होता है। आप जाए ना, ये देखिए हर पॉइंट के एंड पे आपको एक सेमी कॉलन नजर आ रहा होगा। तो ये हेडर क्या होता है? ये हेडर फंक्शन डिक्लेरेशन की तरह ही होता है, यानी ये यही चीज ही है, सिर्फ इसमें सेमी कॉलन नहीं होता, या यही चीज होती है इसमें सेमी कॉलन ना हो। ठीक है, जी सर। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका क्या होता है? बॉडी। अब बॉडी वो होती है जिसमें आप एक्चुअली वो स्टेटमेंट्स प्रोग्राम लिखते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। यानी ऊपर क्या होता है, इस तरह ये स्टेटमेंट 1 हो गया, फिर ये स्टेटमेंट 2 हो गया, फिर ये स्टेटमेंट 3 हो गया, ये सारे के सारे करली ब्रैकेट लिखते हैं। तो ऊपर आप हेडर लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट पे आप फंक्शन डिफिनीशन कर देते हो बॉडी की। ठीक है, तो नीचे बॉडी होती है। ठीक है, आपको समझ आ गई फंक्शन डेफिनेशन के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक हेडर होता है और एक उसकी बॉडी होती है। हेडर क्या होता है? ये डिक्लेरेटर की तरह ही होता है, इसमें सेमीकोलन नहीं होता। जिस तरह आप फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हो ना या डिक्लेयर करते हो, वही चीज आप हेडर की तरह हेडर की जगह लगा सकते हो। ठीक है, उसमें सेमीकोलन नहीं होता। आगे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। आप देखें, ये एक्चुअली फंक्शन डेफिनेशन ऐसे होता है, एक उसका हेडर होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट उसकी बॉडी होती है। हेडर क्या होता है? देखें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। ये आपने कहाँ पे ये तीनों चीजें देखी हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। जी, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? सेमीकोलन नहीं है। सेमीकोलन नहीं। ये चेक करें, एग्जैक्टली यही चीज वहां पर लिखी हुई है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, लेकिन ये चीज मिसिंग है उसमें। ओके, ये फंक्शन हेडर होता है, और दूसरे क्या है? फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में ये होता है स्टेटमेंट 1 2 3 इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट आप लिख के जो आपने टास्क उससे लेना है उस पर्पज आप उसमें एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू क्रिएट योर ओन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन मेन पहले हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर होता है और एक उसकी बॉडी होती है। ठीक है, और हेडर जो होता है ये डिक्लेरेशन की तरह ही होता है, सिवाय इसमें टर्मिनेटर नहीं होता, सेमीकोलन नहीं होता। अच्छा, अगर आप बिफोर मेन फंक्शन के इसको यूज करें, ये डिफिनीशन को, फंक्शन डिफिनीशन को बिफोर मेन फंक्शन प्लेस करें, तो फिर आपको नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन, फिर आपको फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बिफोर मेन फंक्शन आप अपने फंक्शन को प्लेस करें। ठीक है, प्रोग्राम में स्ट्रक्चर में अगर आप फंक्शन मेन फंक्शन से पहले इसको प्लेस करेंगे, फिर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली हेडर और बॉडी लगाएं। अगर आपको
आफ्टर मेन फंक्शन करना है तो फिर आप डिक्लेरेटर लगाएंगे, ठीक है। ये की पॉइंट डिफरेंस याद रखें। अच्छा, अब बात करते हैं फंक्शन कॉल की। अब फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, हाउ डज अ फंक्शन एक्चुअली वर्क्स। तो स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन आर एक्चुअली एक्टिवेटेड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। When we call a function, for example, आपने एक फंक्शन बनाया है इस तरह int अली, फिर है int x, int y, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर किया है। फिर इस तरह नीचे प्रोग्राम है और आखिर में बॉडी में मैं कॉल कर रहा हूँ, इस तरह स्टेटमेंट है, और फिर नीचे बॉडी में मैं कॉल कर रहा हूँ अली, और इस तरह। अब ये अली क्या चीज है, व्हाट इज दिस अली विद पैरेंथेसिस, ये अली जो है फंक्शन ना, का ये नेम है। फंक्शन का नाम है, एग्जैक्टली, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सो एवरी फंक्शन इज एक्चुअली एक्टिवेटेड बाय इट्स नेम, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, आपने मेन प्रोग्राम लिखा होता है, ठीक है, मेन प्रोग्राम है, यहाँ पर मेन ये हैश इंक्लूड वाले वो फंक्शन है, मेन है, फिर ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई फंक्शन कॉल किया है अली, और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो सेपरेट एक फाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है, अली, और इसके अपने स्टेटमेंट्स हैं। तो होता क्या है, जो ही कंट्रोल ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, जो ही वो फंक्शन को इनकाउंटर करता है, तो कंट्रोल यहाँ से जंप लगाते फंक्शन में चला जाता है, वो उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वो रिटर्न वैल्यू देता है तो वापस उसी फंक्शन में दे देता है, और वो फंक्शन के बाद फिर दोबारा कंट्रोल अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह काम करता है, ठीक है। यानी कंट्रोल पहले जंप करता है मेन बॉडी से, जिस फंक्शन को आप कॉल करते हैं, इसको कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, इसको कहा जाता है कॉलिंग फंक्शन, समझ आ रही है। तो आप कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे चले जाते हैं, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और वापस जो है कंट्रोल बैक आ जाता है कॉलिंग फंक्शन पे। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है इसमें। आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ये मेरे पास वो मेन बॉडी है, ठीक है, वर्ड मेन, फिर ये स्टेटमेंट 1 होगा। अब देखिए ये फन जो है ना, ये एक्चुअली फंक्शन का नाम है। आई एम एक्चुअली कॉलिंग द फंक्शन, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रहा है ना, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, जाएगा यहाँ पर। अब ये वो कॉल्ड फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका हेडर है और ये उसकी बॉडी है, याद रखिए, ये सारा का सारा फंक्शन डिफिनीशन है, ठीक है। जब ये सारे के सारे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा इस तरह 1 से 2 में, 2 से 3 में, इस तरह जाएगा, फिर ये वापस अपनी रिटर्न वैल्यू दे देगा इधर कॉल्ड फंक्शन पे, उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट जी से भेजेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा। अब आप एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। अच्छा, वी कैन कॉल फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, ये नहीं कि एक दफा ही चला उसको कॉल करोगे, ठीक है। तो दोबारा फिर जब उसको कॉल करोगे, दोबारा कॉल कर रहे हो उसके नाम से, ये नाम है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। दोबारा कंट्रोल उधर जाता है, फिर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर रिटर्न वैल्यू देता है, इस तरह फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, और काम होता है, ठीक है। लेट्स डू एग्जांपल्स। अब आप प्रोग्रामिंग एग्जांपल करते हैं, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ मैसेज, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ये जस्ट आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन यूजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप देखिए हैश इंक्लूड iostream.h ओल्ड स्टोरी है, ये भी ओल्ड स्टोरी है। अब यहाँ पर इधर आ जाएं इस पॉइंट पे, void show void, ये क्या चीज है, void show void, फंक्शन डिक्लेरेशन, शो Function नेम है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये रिटर्न वैल्यू है, अच्छा रिटर्न नहीं है कोई, इनपुट पैरामीटर भी कोई नहीं है, जस्ट नाम है। नाम क्या है इसका,
शो। शो इसका नाम हमने रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब ये वो मेन फंक्शन है, ये पुरानी स्टोरी है, ठीक है, ये पुरानी स्टोरी है। आप याद रखिए यहाँ पर एक टर्मिनेटर है। अच्छा, ये भी पुरानी स्टोरी है, ये मेन फंक्शन है CLR SCR, ये भी पुरानी स्टोरी है। अब ये नई चीज है आपके लिए, ये क्या है? फंक्शन शो। कॉल। जी, ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन नेम। तो कंट्रोल यहाँ से जंप लगा देगा, यहाँ से निकल जाएगा और सीधा बाहर निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, ओके। यहाँ से कंट्रोल निकला गया नीचे। अब इधर देखें, ये एक नई चीज है, ये क्या चीज है? वॉइड शो, और ये खाली है, ठीक है। अगेन ये क्या चीज है? यहाँ पे कहाँ पे आपको नजर आ रही है? हेडर है ना सर? जी, ये हेडर है। और आप देखिए ये एग्जैक्टली इसी तरह ही है, डिक्लेरेटर की तरह ही है, सिवाय इसके कि यहाँ पर वो सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। अब उसकी बॉडी क्या है? सी करली ब्रैकेट के अंदर सी आउट, वो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अब ये जब ये एग्जीक्यूट कर देगा तो फिर ये वापस चला जाएगा, अपनी वैल्यू को रिटर्न दे देगा इस फंक्शन को, ठीक है, इधर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? गेट ch एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला लाइन, और फिर ये मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉडी जो है ना, ये एक्चुअली फंक्शन डेफिनेशन आपने खुद की है, ये वाली पुरानी स्टोरी है, ठीक है। समझ आ गई? यस सर। जी सर। ये कितनी स्लाइड? ये है। वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। सर जी, सर ये वैसे रिटर्न टाइप तो हम नो रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो ये फिर क्यों मेन फंक्शन ये शो कर रहा है प्रोग्रामिंग में? इट्स लाइक इंटरेस्टिंग। और इसलिए क्योंकि अगर हम लिखें ना, एक अभी आगे आपको एक चीज नजर आई जाएगी, उसको हम कहते हैं कीवर्ड है, कीवर्ड है, उसको कहते हैं रिटर्न 0। ये अक्सर हम ये लिख देते हैं, रिटर्न 0 का मतलब ये होता है कि फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करो। यहाँ पे आपको वो चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहे, ये तो सिर्फ वो जो कंट्रोल होता है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है। बाय द वे, रिटर्न वैल्यू जो होती है ना, ये जो है ना, ये तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। रिटर्न वैल्यू से मुराद होता है कि वो किसी डेटा टाइप का होगा, तो इसमें तो वो डेटा टाइप है नहीं ना, इंट, फ्लोट, चार, लॉन्ग, डबल वाला। आप समझ आ रहे, आपको समझ आनी चाहिए कि रिटर्न से मुराद हमारी है कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू, यानी कोई मैथमेटिकल नंबर। मैथमेटिकल नंबर रिटर्न से मुराद ये होता है। यहाँ पे तो कोई मैथमेटिकल नंबर है नहीं, ठीक है। सही सर। वर्ड इसलिए हम लिख रहे हैं। अगर हमने कोई मैथमेटिकल, अगर आपने गौर किया हो यहाँ पर, अगर हम लिखें कैरेक्टर या इंट या फ्लोट नाम से पहले, इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर तो हम कोई डेटा टाइप यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिंपली लिटरल कांस्टेंट ले जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। करेक्टर आएगा ना सर? करेक्टर तो रिटर्न टाइप में आएगा ना? नहीं, ये करेक्टर नहीं, करेक्टर तो एक, हाँ करेक्टर आ सकता है, लेकिन वो एक करेक्टर होगा, A, B, S इस तरह का। ये तो स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट है, इसको कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ये तो है, इसको कहते हैं, ये कांस्टेंट का एक किस्म है, स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। ये जो हम इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो प्रिंट करते हैं ना, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट, जो भी हो। जी सर। अच्छा, बात करते हैं स्कोप ऑफ द फंक्शंस की, कि एक फंक्शन का स्कोप क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ द फंक्शन दो हमारे पास है। इन स्कोप से मुराद होता है कि उसका डोमेन क्या है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन या रेंज ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, वो किस किस एरिया में उस अपना
कंप्यूटेशनल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एरियाज होते हैं, एक होता है लोकल टाइप फंक्शन होता है स्कोप का, एक होता है ग्लोबल फंक्शन। लोकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम मेन फंक्शन या ये फंक्शन विद इन अ फंक्शन वो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अब देखिए ये मेन फंक्शन है वर्ड मेन, और ये जो फंक्शन है ना ये शो, ये लोकल फंक्शन है, ठीक है। हेलो सर लोकल फंक्शन से मुराद? यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो, जिस तरह हमने वर्ड मेन के अंदर वो शो वाला फंक्शन अभी पिछले एग्जांपल में किया है, यस सर। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर, ये वर्ड मेन के अंदर हमने इस फंक्शन को यूटिलाइज किया, तो ये लोकल फंक्शन हो गया। ग्लोबल फंक्शन वो होता है वो जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर बॉडी स्टेटमेंट में ना आ रहा हो, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उसको हम ग्लोबल फंक्शन कहते हैं। The type of function that is declared outside any function is called global function, ठीक है। local function वो होता है जो कि declared within another function होता है, ये फर्क है दोनों में फंडामेंटली, ठीक है। और ग्लोबल फंक्शन का ये अच्छा, ग्लोबल फंक्शन में ये होता है कि आप किसी भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम से उसको कॉल कर सकते हैं। लोकल फंक्शन में ये डिसएडवांटेज होता है, वो आप उसी फंक्शन के अंदर जिसके अंदर आपने डिक्लेयर किया होता है उसी के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं। लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन में ये फर्क है, ठीक है। यानी जैसे आपने देखा कि शो को हमने मेन के अंदर डिफाइन किया था, तो इसलिए हमने उसके अंदर उसको कॉल किया है। ग्लोबल में ये खुसूसियत है कि आप उसको इंडिपेंडेंट फंक्शन ट्रीट करते हो, तो उसको आप किसी भी प्रोग्राम के साथ पैरेलल में उसको कॉल करके यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे फंक्शन को पैरामीट्रिक वैल्यूज दे सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि हमने इस तरह एग्जांपल किया ना, जैसे फंक्शन इंटीजर होगा, फिर फंक्शन नेम होगा, और फिर यहाँ पर पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स को हम वैल्यू कैसे पास करते हैं, वैल्यू कैसे पास करेंगे, ठीक है। पैरामीटर को वैल्यू कैसे पास करें, तो दो तरीकों से हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर होता है, एक फॉर्मल पैरामीटर होता है। ये डिफरेंस मैं भी आपको समझा दूंगा कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। लेकिन याद रखें कि पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। आपने गौर किया होगा इससे पहले हमने वो शो फंक्शन इस तरह किया था ना, हम कहते हैं ये कॉलिंग फंक्शन है या फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, अगर उस वक्त तो नहीं था ना, अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर आ रहा है एक्स वाई ए बी सी डी, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है, इसको हम कहेंगे ये एक्चुअल पैरामीटर है। अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? जो पैरामीटर हम यहां पर, ये जो क्या कहते हैं इसको, डिक्लेरेशन में या हेडर में, डिक्लेरेशन में या हेडर में पैरामीटर वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज का ख्याल रखना होगा कि सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल मस्ट बी सिमिलर टू द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में आपने लिखा है, यानी आपने सिंपली लिखा है इंट x फ्लोट y, ये आपने इसमें पहले वाले में लिखा है डिक्लेरेशन में, ठीक है। और यहाँ पर आपने अली और इसका रिटर्न लिखा है कोई फ्लोट रिटर्न है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन नेम है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, तो अब देखें जिस ऑर्डर में मैंने ये फॉर्मल पैरामीटर, इसको मैं फॉर्मल पैरामीटर कहता हूँ, फॉर्मल पैरामीटर। ये फॉर्मल पैरामीटर्स जो हमने दिए हैं, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअल पैरामीटर भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। इंट अली, इंट ए फ्लोट बी। तो मैं कॉल करूंगा ना, तो डेटा टाइप और ऑर्डर सही होना चाहिए। यानी इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट होना चाहिए, और पहले इंटीजर है और फिर सेकंड फ्लोट है, तो इस तरह यहाँ पर भी पहले इंटीजर और सेकंड में फ्लोट होना चाहिए,
तो ये एक्चुअल पैरामीटर की सीक्वेंस और ऑर्डर सेम होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, आगे मैं आपको ये एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे। अब जब हम फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं, यहां से आपको क्लियर समझ आ जाएगी। हम जब फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं तो हम कहते हैं यार पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू क्या होता है? जब हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को डायरेक्टली कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के लोकेशन पे। देखिए, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कोई स्पेस लेता है, ठीक है, रैम में। ठीक है, जैसे कि आप ये इधर देखें, ये क्या चीज है? void show int। हेलो, फंक्शन डिक्लेरेशन है सर। ये सामने लिखा हुआ है, आप गौर के रीड करें ना तो आपको समझ आएगी। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब देखें नीचे आ जाए, void main, ये पुरानी स्टोरी। अच्छा, और ये करली ब्रैकेट से, एक्चुअली ये स्मॉल नहीं है। int n, अब देखें ये n जो है ना, ये मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर होगा। आगे देखें, सी आउट इंटर द नंबर, सी इन n। अब आप कीबोर्ड से यहां पे कोई वैल्यू इंटर करेंगे। अब आप देखें ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस स्टेप? शो n, फंक्शन कॉल सर। फंक्शन कॉल है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आप जरा गौर करें तो आपको नजर आएगी। हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? कैसे पता ये फंक्शन कॉल है? हाँ, कैसे पता ये फंक्शन कॉल है? यार ये नेम है फंक्शन का नाम, हम नेम से उसको कॉल करते हैं। शो इसका नाम है। ठीक है, अब आप देखें कीबोर्ड से आपने इनपुट क्या दिया था, किस वेरिएबल को वैल्यू दी थी? एन वैल्यू दिया था सर। एन वैल्यू। तो ये जो एन है ना, एन, ये मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर है, याद रखिए। एक्चुअली हमने एन को वैल्यू दी थी। ठीक है, एन को कोई वैल्यू हमने एक्चुअली दी थी, असाइन की थी। ठीक है, 2, 3 जो भी वैल्यू असाइन किया था, कोई इंटीजर था। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर है। अब वेरिएबल ए जो है, एन जो है, ये क्या है? इंटीजर टाइप है ना। तो मेमोरी में, रैम में क्या हुआ होगा? रैम में जो है ना, एन के नाम से स्पेस ऑक्युपाई किया होगा इंटीजर टाइप का, जिसमें हम कोई नंबर 2 या 3 जो भी नंबर था वो स्टोर करेंगे। तो ये रैम में स्टोर हुआ होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना, यहाँ फंक्शन कॉल से कंट्रोल क्या करता है? फंक्शन पे जंप करता है। अब ये क्या स्टेप है? ये वाला void show और int, और यहाँ पर एक और चीज देखें, ये क्या चीज है? void show int और num। ये हेडर है सर। जी, ये हेडर है। ठीक है, अब आप हेडर को देखें, एग्जैक्टली इसी तरह है ना, void show और इंटीजर। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने वैल्यू दिया था n को, यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल चेक किया है, num, num, int num, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो जो num जो है ना, ये एक्चुअली मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर n था, तो n अपनी वैल्यू जो हमने यहाँ पे टाइप की थी, ये ट्रांसफर ऑन या पास ऑन कर देगा num को, जो भी थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पास वैल्यू, पास बाय वैल्यू, कि आप एक्चुअल वैल्यू को कॉपी करें। ठीक है, तो यहाँ पर रैम में या मेमोरी में एक और लोकेशन दूसरा इंटीजर वेरिएबल के लिए बन गई होगी, जिसका नाम num होगा। ठीक है, और वो 2, 3 जो भी नंबर था वो उसमें स्टोर्ड हो गया। ठीक है, तो दो जगह, दो लोकेशन इसने कॉपी कर दिए हैं, n में भी मेमोरी में और num ने भी। तो दो जगह मेमोरी लोकेशंस। इस वेरिएबल ने अपनी जगह स्पेस ऑक्युपाई किया है, इस वेरिएबल ने अपनी जगह स्पेस ऑक्युपाई किया है मेमोरी में। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब इसके हेडर के बाद हमारे पास क्या आता है? बॉडी आती है ना, ये इसकी बॉडी है, ये वाली, ये बॉडी है फंक्शन की। वो क्या है? सी आउट द नंबर इज num। ठीक है, तो वेरिएबल हमने तो नंबर n टाइप किया था, लेकिन आया हमारे पास num में, आउटपुट में ये आएगा। तो ये कर्सर यहाँ से वापस रिटर्न वैल्यू दे देगा, सी आउट के बाद एंड प्रोग्राम, ये ऐसे ही एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, एंड प्रोग्राम। तो आपने जो इंटर नंबर किया था उसके आगे ये स्टेटमेंट आ जाएगा उसके नीचे, और ये सामने वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक्चुअल कीबोर्ड में एक वेरिएबल क्रिएट किया था n, उसको पास, उसने अपनी वैल्यू पास कर दी एक और फॉर्मल पैरामीटर
नम को। I hope you understand pass by value. So a parameter passing mechanism in which the value of the actual parameter is copied to the former parameter of the called function is known as pass by value. Pass by value parameter की समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर sir. इसमें एक चीज याद रखें, इफ वी मेक एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर, अगर हम नम में कोई चेंज करना चाहें, ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, तो ये n को छेड़ेगा नहीं, बिकॉज n तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और नम अपनी जगह पे, तो अगर हम इसमें कोई चेंजेस लाते हैं, इसको वो छेड़ता नहीं है नम, ठीक है, तो n की वैल्यू प्रिजर्व रहेगी अपनी, नम की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पास बाय वैल्यू में ये खुशियत है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोर मेमोरी ऑक्यूपाई स्पेस करती है, ठीक है, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक्सक्यूज दो मी सर, वेरिएबल, सर ये फंक्शन डिक्लेरेशन के नीचे जो void main हमने लिखे, अगर ये हम लोग ना लिखे फिर रन करें तो रन कौन होगा सा सर वाला? प्रोग्राम? कौन सा वाला? ये फंक्शन डिक्लेरेशन के नीचे जो void main लिखे है ना, हाँ, अगर ये हम लिखना लोग ना, पड़ेगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में जब मैं प्रोग्रामिंग बता रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि सी प्लस प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जी 3 सर, पार्ट हैं। एक प्री प्रोसेसर है, एक डायरेक्टिव, दूसरा क्या है, मेन फंक्शन है। मेन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन नहीं लिखोगे तो फिर इसके स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? स्टेटमेंट तो फिर नहीं हो सकते, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट तो तब आते हैं जब उसका फंक्शन पहले होगा, जब फंक्शन नहीं होगा तो स्टेटमेंट कैसे आएंगे, ठीक है। जिस तरह आप खुद क्रिएट करते हो फंक्शन, तो स्टेटमेंट तब लिखते हो ब्रैकेट के अंदर जब उससे पहले उसका हेडर होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट हेडर है सी प्लस प्लस का, तो इसको मस्ट ओके सर, ये मस्ट होगा, ये मस्ट पार्ट है, ठीक है। यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है, लेकिन ये चीज मस्ट है, ये इसका क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है ये, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हो। अच्छा, अब राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 numbers in the main function and passes these numbers to a function, यानी ये अपने नंबर्स आप एंटर करो कीबोर्ड से और ये किसी दूसरे फंक्शन में इसको पास कर देगा। द फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन का टास्क क्या होगा जो आपने क्रिएट किया है, द फंक्शन विल डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टू, यानी आपने 2 नंबर कीबोर्ड से एंटर किए हैं, वो नंबर किसी फंक्शन में पास होंगे और वो फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमें शो कर देगा, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h पुरानी स्टोरी है। अब आप मुझे ये देखें, इधर देखें, void max int a int b, ये क्या चीज है, और सेमीकोलन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। फिर वर्ड मेन पुरानी स्टोरी है। अच्छा, ये कौन से पैरामीटर हैं मुझे ये बताएं, ए और बी? वेरिएबल्स सर, नहीं, पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, फॉर्मल सर। ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए, बॉडी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है मेन फंक्शन की, CLR SCR पुरानी स्टोरी है। इंट x, y, ये 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। सी आउट एंटर 2 numbers, एंटर कर दिए सी इन x फॉलोड बाय y, तो यहां से आप कीबोर्ड से 2 नंबर एंटर कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या स्टेप है? फंक्शन कॉल सर। जी, फंक्शन कॉल। आई होप नो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आप इसमें ये क्या है, ये x, y क्या चीज है? एक्चुअल वेरिएबल। कीबोर्ड से जो इनपुट दिए थे सर, वही है ना, तो ये क्या चीज हुई? एक्चुअल पैरामीटर सर। पैरामीटर्स हो गए ना यार, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया है, जो हम कीबोर्ड से इनपुट फंक्शन कॉल में पैरामीटर देते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है।
याद रखें, एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे होते हैं? फंक्शन कॉल के अंदर। और जो कॉल्ड फंक्शन होता है वो उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ से कंट्रोल क्या जंप करेगा? कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, गेट ch को छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये दो लाइन स्किप कर देगा, ये वाली भी और ये। ठीक है, क्या है? वॉइड मैक्स इंट a कॉमा b, ये यही चीज है ना? यस सर। क्या नहीं है इसमें? हेडर। सेमीकोलन में, तो ये हेडर हुआ। ठीक है, और ये क्या है? करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप देखें ये क्या है? a कॉमा b कौन सा पैरामीटर है? फॉर्मल। जी, फॉर्मल। ये फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या है? एक्चुअली x ने जो है ना अपनी वैल्यू a को कॉपी कर दी है और y ने अपनी वैल्यू b को कॉपी कर दी है। x की जो वैल्यू थी कीबोर्ड से और y की जो वैल्यू थी कीबोर्ड से, वो a और b में चली गई है। ठीक है, ये इसमें आ गई है और ये इसमें आ गई है। इसे कहते हैं पास बाय वैल्यू, कि वेरिएबल अपनी वैल्यू डायरेक्टली पास करता है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में। अब आपने कीबोर्ड से यहाँ पे जो भी एंटर किया होगा वो करस्पॉन्डिंगली इन दोनों में आ गया है। अच्छा, अब बॉडी में क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स, इफ कंडीशन है। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, अगर ये a बड़ा है b से, सी आउट द मैक्सिमम नंबर इज a, एल्स सी आउट द मैक्सिमम नंबर इज b। अगर ये ट्रू है तो एक कंडीशन की, अगर फॉल्स होगा तो फिर एल्स होगा। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट होगा, अगर फॉल्स हो गए तो ये स्टेटमेंट होगा। सही हो गया? अब क्या होगा? ये वापस चला जाएगा और गेट ch और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो आपने तो वैल्यू x और y को दी थी, लेकिन वो जो आउटपुट लाएगा स्क्रीन पे वैल्यू, वो a b की वैल्यू को ला रहा है, ना x की वेरिएबल की वैल्यू को ला रहा है, ना y को ला रहा है। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। लेट्स रन दिस थिंग। ठीक है, इसको चलाते हैं। दो नंबर बताओ मुझे कोई अपनी मर्जी के। 8 सर। दूसरा 9 सर। हाँ 9। तो हमने वैल्यू एक्स वाई को दी थी, लेकिन जो आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट आया है वो ए बी को कंप्यूट करके आया है, एक्स वाई को नहीं। ठीक है, यस सर। अच्छा, write a program that inputs a number from the main function and passes the number to another function. The function displays the table of that function. यानी हम एक मेन फंक्शन को एक नंबर देंगे, वो उसको पास कर देगा दूसरे फंक्शन में, और वो फंक्शन क्या करेगा? उस फंक्शन का काम क्या है कि उस नंबर का टेबल हमें बना के प्रिंट करेगा। ठीक है, जो यही एग्जांपल एक स्टेप पहले हमने किया था लूप में, आपको याद हो? ठीक है, अब फंक्शन के जरिए करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये क्या चीज है? void टेबल int n। फंक्शन डिक्लेरेशन। जी, फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या शो कर रहा है बताए ना? इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिटर्न क्या है? नो रिटर्न है सर, और हाँ, नो रिटर्न है, सिंगल इंटीजर टाइप इनपुट पैरामीटर है, फंक्शन नेम टेबल है और फंक्शन नेम टेबल है। इनपुट ठीक है, इंटीजर है। अच्छा सही है, गुड। वर्ड मेन फंक्शन है। ठीक है, फिर ब्रैकेट मेन इंट num, clr scr, cout enter the number, c in num। अब ये क्या चीज है? ये प्रोसेस क्या है? टेबल num, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल है सर। फंक्शन कॉल है।
ये पैरामीटर क्या है, ये num एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल, बिकॉज यहाँ हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ से फंक्शन जंप लगा देगा, इधर आ जाएगा नीचे। अब ये क्या चीज है, void टेबल इंट n, हेडर है सर। हेडर है। अच्छा गुड। और ये इंट n क्या चीज है, फॉर्मल पैरामीटर। ये फॉर्मल पैरामीटर है। बस अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तो वैल्यू num को दी थी, लेकिन उसने अपनी वैल्यू पास कर दी किसको, n को। ठीक है, तो वेरिएबल दो अलग अलग बन गए हैं सिस्टम में, कंप्यूटर में। अच्छा फिर है, अब बॉडी में आ जाए, ठीक है, बॉडी स्टेटमेंट्स में इंट सी, एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया इंट सी। अब यहाँ पर लूप लगा दिया मैंने काउंटर वेरिएबल का, ठीक है, और c इक्वल टू 1, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने लूप पढ़े हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू 1, c इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन चेक है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट रन होगा, cout n क्या चीज है, जो आपने कीबोर्ड से दिया है, जो num को दिया था वो n में पास हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने num में दिया था 4 7 7, लेट सपोज आपने दिया था, तो वही num जो है वो n में चला गया है। अब n जो है ये भी 7 है, ठीक है। अब ये नीचे क्या कर रहा है, cout n 7, तो 7 फिर क्या होगा, स्टैरिक प्रिंट है। फिर है c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, और फिर इक्वल टू साइन है, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। c प्लस प्लस, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर काउंटर चेक करेगा, ये c इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस तरह ये 10 टाइम्स चलेगा, ये लूप 10 टाइम्स लूप, ठीक है, c प्लस प्लस करने के बाद। तो इस तरह 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 इस तरह चलेगा, आखिर में 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 70। जो ही 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा, ये काउंटर c प्लस प्लस 11 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से निकल जाएगा और वापस मेन बॉडी में चला जाएगा, गेट ch एग्जीक्यूट कर देगा और फुल स्टॉप। आपको स्क्रीन पे 7 का टेबल नजर आएगा, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे। समझ आ गई? जी सर। यहाँ पे नंबर, ठीक है, लेट्स सपोज 11। उसका टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा पास बाय वेरी की समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। सर जी आज के लिए इतना काफी नहीं है नहीं सर। नहीं, सर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हमने क्लासेस डबल क्लासेस हमारी हुई है सर। थोड़ा थक रह गए गया, सर। ज्यादा नहीं है, कुछ स्लाइड्स है, ठीक है। अच्छा फिर वो पास बाय रेफरेंस समझ कल लें, परसों करेंगे। पास बाय रेफरेंस समझ लें, ठीक है। पास बाय रेफरेंस क्या है, जब हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को बजाय हम एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर पास कर देते हैं फॉर्मल पैरामीटर को, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, पहले तो हम वैल्यूज पास करते थे ना, अब हम एड्रेस से मुराद मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अ पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन व्हिच द एड्रेस या लोकेशन of actual parameter is passed to the called function is known as pass by reference, ठीक है। यानी कॉलिंग फंक्शन से आप कॉल्ड फंक्शन पे एड्रेस कॉपी करो, तो ये पास बाय रेफरेंस मेथड होता है। अच्छा इसमें ये मसला होता है, ठीक है, कि आपके पास शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होता है एक्चुअल के लिए भी और उसके लिए भी।
कि आप लोकेशन का एड्रेस लेके जा रहे हो, वैल्यूज नहीं लेके जा रहे किसी दूसरी लोकेशन पे, कोई दूसरा वेरिएबल इस तरह नहीं क्रिएट कर रहे कि उसको इंडिपेंडेंट, यानी आप एक वेरिएबल को रिप्लेस करते हो दूसरे वेरिएबल से। तो मुसीबत इसमें ये हो जाती है, जब आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करोगे तो फिर एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, या फॉर्मल पैरामीटर बिकम्स अ सेकंड नेम ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा, एग्जांपल अगेन वही पुराना वाला है, void शो, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त, फिर मेन फंक्शन है, फिर इंट है n, सी आउट सी इन n है। अब यहाँ पर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो फंक्शन कॉल आप कर रहे हो, ये n वेरिएबल जो है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर n है आपके पास, इसका जो एड्रेस होगा वो इस फंक्शन में, ये जो कॉल्ड फंक्शन होगा, ये नम आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो फॉर्मल पैरामीटर, इसमें कॉपी हो जाएगा। ये एक्चुअल पैरामीटर है, वो फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जिसको हम खुद वैल्यू टाइप करके देते हैं। तो वहां पर आगे इसके बाद ये अपने स्टेप्स एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जो स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न वैल्यू वापस ले आएगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। समझ आ गई इसकी? इसमें हम वैल्यू कॉपी सर- नहीं करते बल्कि लोकेशन सर ये वो पुराना वाला तो सेम है नहीं, सर, इसमें कहाँ वहां पर हमारे पास दो सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्रिएट होते थे, ठीक है। एक का नाम n था, दूसरे का नाम num था। तो ये अपनी वैल्यू पास करता था इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे, इसका अपना एड्रेस था, इसका अपना एड्रेस था, यूनिक एड्रेसेस थे, ठीक है, मेमोरी रैम में। तो ये वैल्यू पास करता था, वैल्यू एड लोकेशन नहीं, लोकेशन तो अपनी जगह पे ही। तो ये मोर मेमोरी ऑक्युपाई करता था। ठीक सर है? अगर मैं पास बाय रेफरेंस यूज करना चाहूँ तो ऐसा क्या कोडिंग में चेंजेस करना? हाँ हाँ, वो उसी पे मैं आ गया था ना, ये नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसी पे मैं अभी आऊंगा। बहुत सिंपल, आसान है, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके लिए तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास एड्रेस जो होता है वो एक मेमोरी लोकेशन का होता है, जिसपे हम जब एक्चुअल पैरामीटर देते हैं तो वो फॉर्मल पैरामीटर कॉपी करके लेके जाता है। तो हमारे पास सेम मेमोरी लोकेशन पे चीज आती है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपके दोस्त ने सवाल किया कि अगर मैं पास बाय रेफरेंस के जरिए करना चाहूँ, ये क्या नाम है, पैरामीटर को वैल्यू देना चाहूँ, आवाज हाँ, पैरामीटर नहीं हो, बंदे का नाम नहीं पूछ रहा मैं, इस फिनोमेना का नाम पूछ रहा था। तो कैसे होगा वो आप आगे जाके बताता हूँ। स्टेटमेंट रन करते हैं पहले, ठीक है। प्रोग्राम क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स इन द मेन फंक्शन एंड पासेस दिस इंटीजर्स टू अ फंक्शन बाय रेफरेंस। याद रखें, द फंक्शन स्वैप्स द वैल्यू, स्वैप्स जानते हैं ना, एक्सचेंज, चेंज values. The main function should display the value before and after the swapping. अब आप यहाँ पे गौर करें कि उससे पहले और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पहले क्या थी और बाद में क्या थी। हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, यहाँ पे गौर करें। ये क्या है, void swap, swap जो है ये फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। void रिटर्न है। अच्छा, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में फर्क ये है कि आप एंड सिंबल लगाएंगे। पास बाय रेफरेंस के लिए आप एंड सिंबल यूज करेंगे वेरिएबल के नाम के साथ, ठीक है, वेरिएबल नेम के साथ आप एंड पहले लगा दें तो वो पास बाय रेफरेंस होगा। और अगर नहीं लगाएंगे तो सिंपली पास बाय वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जी आपको सर। समझ आ रही है फर्क क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपके दोस्त ने जो क्वेश्चन किया था कि अगर मैं यूज करना चाहूँ तो कैसे, तो एंड सिंबल उसके लिए ये वो है, ठीक है। तो आपने कोडिंग में ये चेंज करनी है कि आप एंड यूज करोगे, एंड सिंबल, ये फिर पास बाय रेफरेंस पे चला जाता है। अगर पास बाय वैल्यू करना है तो सिंपली वहां पे तो हम सिंपली लिखते हैं इंट x इंट y, बस वो तो पास बाय वैल्यू ही हो गया। वर्ड मेन क्लियर स्क्रीन int a b, सी आउट इंटर इंटीजर c in a, आप कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू दे देंगे, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट होगा यहाँ पे। सी आउट
इंटर इन इंटीजर सी इन बी। अब यहाँ पर आप दूसरी वैल्यू कीबोर्ड से इंटर कर देंगे, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट दे देंगे। कोई से 2 नंबर बताएं मुझे, शाबाश। 4 2 A4 है, B2 है। सी आउट द वैल्यूज बिफोर द स्वैपिंग, ये आपको नजर आएगा। A इज इक्वल टू 4 नजर आ जाएगा और B इज इक्वल टू 2, ठीक है, 4 2 नजर आ जाएगा। सी आउट, ये सारे सी आउट स्टेटमेंट है, ठीक है। स्वैपिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे? फंक्शन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, ठीक है, आप नाम से उसको कॉल कर रहे हैं। और ये है A, B। अब ये कौन से पैरामीटर्स हैं? एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा, फिर है सी आउट द वैल्यूज। अब चूंकि ये नहीं होगा, फंक्शन कॉल कर दिया तो कंट्रोल यहाँ से ये सी आउट रन नहीं होगा, बल्कि नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये क्या है? वॉइड स्वैप एंड ए एंड एक्स एंड वाई, हेडर। हाँ ये हेडर है, एक्चुअली ये हेडर है। और ये क्या चीज है? ये एंड एक्स और एंड वाई, फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स। आपने ए बी को वैल्यू दी थी और उसका नाम एक्स वाई में रिप्लेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी क्या है? और ये दोनों मिला के आपस में फंक्शन डिफिनीशन बनाते हैं। इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, स्वैप फंक्शन को, ऑफ द स्वैप फंक्शन, ठीक है। जब ये इधर आ जाएगा, इंट टी, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इंट टी। अब टी में क्या ये कॉपी कर रहा है? एक्स। एक्स में क्या पड़ा हुआ है? एक्स में एक्चुअली ये चीज पड़ी हुई है, एक्स में ए की वैल्यू और बी में वाई की वैल्यू, जो जिस ऑर्डर में होगा उस ऑर्डर पे होगा। तो t इज इक्वल टू एक्स, तो t में किस चीज की वैल्यू आ जाएगी? x की। x क्या चीज है? ए वैल्यू ए का 4 है। 4 है, ठीक है। तो t अभी फिलहाल 4 है। t क्या है मेरे पास? 4 है। अब x नेक्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू वाई, तो x में y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई? वाई। x की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू क्या थी? y में क्या पड़ा हुआ था? वाई में भी पड़ा हुआ था 2। 2। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 हो गई। अब y इज इक्वल टू टी कर लो, y को t की वैल्यू दे दो। t में क्या पड़ा हुआ है? टी में ए पड़ा हुआ है 4। 4, ठीक है। अब वापस चले जाओ रिटर्न वैल्यूज फंक्शन के बाद और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करो। सी आउट वैल्यूज आफ्टर द स्वैपिंग, सी आउट a इज इक्वल टू a, कीप इन माइंड a इज इक्वल टू a। अब ये रिटर्न वैल्यू क्या दे रहा है? तो a में क्या पड़ा होगा? x ने क्या रिटर्न किया होगा यहाँ पे वापस? वाई रिटर्न किया, स्वैप किया होगा सर। y नहीं रिटर्न किया होगा। 2 सर, 2 वैल्यू। x की वैल्यू मैंने क्या कहा था? जो जिसके नीचे आएगा वही उसका ऑर्डर में जाएगा। यहाँ पर x y है, तो यहाँ से इधर वैल्यू आएगी, यहाँ से इधर आएगी, और जब वापस जाएगी तो भी इस ऑर्डर में जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस जाती भी है, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगा? a की वैल्यू क्या होगी? हाँ ए की 4 यार 4 कैसे होगा? यहाँ पर 2 होगा सर। x की वैल्यू गई है, आप क्या बोल रहे हैं? x की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है सर। 2 है, तो वापस क्या जाएगा यहाँ पर a में? 2 आएगा सर। तो यहाँ पर प्रिंट होगा a इज इक्वल टू 2 और फिर नेक्स्ट सी आउट होगा b इज इक्वल टू b। तो b में कहाँ कौन सी वैल्यू गई है? y की। वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने गौर करना है, मैंने शुरू में a b को कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू दी थी ना?
4 और 2, ए मैंने कीबोर्ड यस से सर 4 दिया था और बी को दिया था। अब दोबारा मैं बिफोर स्वैपिंग में ला रहा हूँ ए की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, और आफ्टर स्वैपिंग में ला रहा हूँ बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 और दूसरी की वैल्यू 4। ठीक है तो वही वेरिएबल, लेकिन वैल्यूज चेंज हो गई, स्वैप हो गई। ठीक है, तो इस तरह ये एक्सचेंज हो गई वैल्यूज आपस में। ए ने बी की वैल्यू ले ली, बी ने ए की वैल्यू ले ली, बिफोर और आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है सर जी। सर ये अगर ये वैल्यू बाय पास बाय वैल्यू होती है ना सर, हाँ हाँ तो सर तब हम ये एंड पे हमने जो फॉर्मल नहीं एक्चुअल वेरिएबल शो किए, हाँ मतलब हाँ, उनको कॉल किए, ये तो हम नहीं कर सकते थे ना, मतलब नहीं फिर वो, ए और बी के बजाय एक्स और वाई फिर हम करते ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप फिर भी उसको कर लो, इट डजंट मैटर। फिर वो आपको सिर्फ बिफोर वाले वैल्यू शो करेगा, आफ्टर वाले शो नहीं करेगा। जी सर, आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसको जरा चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। रन करते हैं। तो एंटर इन इंटीजर, कोई नंबर बोले। 25 हो गया, दूसरा हो गया 63। The values before the swapping is a is equal to 24, 63 जो मैंने टाइप किए थे। ठीक है, now swapping the values after the swapping, a is equal to 63 and b is equal to 25, एक्सचेंज हो गई वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमने 2 4 4 दिए थे तो वो 4 2 बन गया ना वापस आखिर में, 4 2 या 2 4 जो भी दिया था, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, अब हम फंक्शन से रिटर्न वैल्यू, ये तो होगी ना, पास कैसे कर सकते हैं, तो हम दो तरीकों से पास कर सकते थे, या तो हम बाय वैल्यू करते हैं या बाय एड्रेस, बाय रेफरेंस। बाय एड्रेस मतलब बाय रेफरेंस करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन से रिटर्न हम कितने फॉर्म में ले सकते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स वी कैन टेक द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स में हम ले सकते हैं रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, 3 फॉर्म्स में ले सकते हैं। एक डायरेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट में, ठीक है, कि डायरेक्टली उसको एज आउटपुट स्टेटमेंट लेने रिटर्न। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर। जब हम कीवर्ड रिटर्न यूज करें ना किसी 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 कंप्यूटेशनल वैल्यूज के साथ, रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब कि हम रिटर्न वर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड। अच्छा, रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम कोई वैल्यू नहीं लेना चाहते तो नॉर्मली हम लेते हैं यार ये वॉइड है, यहाँ पर हम लेते हैं वॉइड। फिर रिटर्न नहीं लेना चाहते, अगर रिटर्न लेना चाहते फिर आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, यार कौन से डेटा टाइप का रिटर्न वैल्यू आपने लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगेन वो ये कोई फंक्शन डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, इंटीजर रिटर्न वैल्यू है, क्यूब उसका नाम रखा गया है। ठीक है, सेव इंटर इंटीजर, यहाँ पर आप इंटर वैल्यू देते हैं, फिर वो फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल हो गया तो एक्चुअल पैरामीटर आपने n टाइप किया था उसको पास कर दिया अपनी वैल्यू नम को। अंदर बॉडी स्टेटमेंट्स है, ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम है, ये हेडर है, और ये दोनों मिला के फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये रिटर्न वैल्यू क्या दे रहा है, नम मल्टीप्लाइड बाय नम मल्टीप्लाइड बाय नम। तो जब रिटर्न वैल्यू आएगी इधर आ जाएगी, वो उस वेरिएबल सी में स्टोर हो रही है, ये वेरिएबल सी है।
आप कोई भी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और आखिर में उसको प्रिंट कर रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट में, मेरे पास क्यूब इज सी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हम 3 मेथड से रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं। तो एक कॉलिंग फंक्शन से हम रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट में फॉर्म में ले सकते हैं, या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म में ले सकते हैं, या डायरेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। 3 मेथड में हम रिटर्न ले सकते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? द कॉलिंग फंक्शन कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन अ वेरिएबल, ठीक है, एंड देन दिस वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम एक इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये इक्वल टू, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा, अपनी कैलकुलेशंस करेगा, तो कोई आंसर रिटर्न करेगा। वो आंसर रिटर्न वैल्यू कहाँ जा रही है? वेरिएबल सी में स्टोर हो रही है बाय असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। अब लेटर ऑन हम उस सी को यूटिलाइज कर रहे हैं आउटपुट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह असाइनमेंट स्टेटमेंट का फॉर्म है। समझ आ रही है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम रिटर्न वैल्यू या किसी भी फंक्शन का उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, और लेटर उसको यूज करते हैं, तो हम कहते हैं ये हम रिटर्न वैल्यू असाइनमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एज अ होल, यानी x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये जो है ना, ये इक्वल टू की जगह ये पूरा का पूरा ये असाइनमेंट स्टेटमेंट आ गया। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है सारा का सारा। Because we are using this equal to assignment operator. अच्छा, write a program that inputs the marks in the main function and passes these marks to another function. The function finds the grade of the student based on the following criteria. The main function returns the grade back to the main function where it is displayed on the screen. अच्छा, ग्रेड ए क्या है? 80% आर अबव मार्क्स। ग्रेड बी ये है, सी ये है, एफ ये है, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। इधर देखिए ये क्या शो कर रहा है? 4 ग्रेड इंट एम, फंक्शन डिक्लेरेशन। हाँ जी। रिटर्न टाइप क्या है? इनपुट पैरामीटर क्या है? करेक्टर रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, और इनपुट पैरामीटर इंटीजर एम में। हाँ, क्योंकि हम नंबर एंटर करेंगे तो हमें ग्रेड कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है, इसलिए रिटर्न कैरेक्टर है और इनपुट मार्क्स है। अच्छा, फिर है मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन, इंट मार्क्स और 4G कैरेक्टर, ये 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स आ गए इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप का। अच्छा, इंटर मार्क्स, सी इन मार्क्स, यहां से आप कीबोर्ड से नंबर एंटर कर देंगे, ठीक है, ये कीबोर्ड मार्क्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये ग्रेड, मुझे ये बताएं, ये ग्रेड और मार्क्स ये क्या चीज है? फंक्शन कॉल। जी, ये फंक्शन कॉल है। लेकिन आप इधर देखें, ये इक्वल टू और जी क्या चीज है? वेरिएबल को असाइनमेंट जी, हमने एक वेरिएबल जी ऊपर डिक्लेयर किया है, ये देखिए कैरेक्टर टाइप का, उसमें वो रिटर्न आंसर स्टोर करेगा, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का, सही है ना। यहाँ से कंट्रोल जंप लगा देगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है? 4 ग्रेड इंट एम, हेडर है सर। जी, ये हेडर है। अब आपको ये पानी की तरह याद हो गया, ठीक है। और ये क्या है? करली ब्रैकेट स्टार्ट है। इफ, आप देखिए कंडीशन चेक करें, इफ m वेरिएबल m की बात है, बिकॉज ये एक्चुअल पैरामीटर तो आपके पास ये है मार्क्स, आपने मार्क्स में एंटर किए। इनफॉर्मल पैरामीटर m जो है उसमें आपने वैल्यू पास कर दी, एक्चुअल मार्क्स हैं, फॉर्मल जो है वो m है। इफ m कंडीशन चेक करेगा, इफ m इज ग्रेटर देन 80, ट्रू और फॉल्स, तो फिर क्या है? रिटर्न कैरेक्टर a सिंगल कोट से और सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो ये अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा इधर और करेक्टर जी में स्टोर कर देगा। तो क्या होगा, ए स्टोर कर देगा, करेक्टर ए स्टोर कर देगा जी में। एल्स इफ, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 60 रिटर्न b, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 रिटर्न c, और आखिर में अगर इससे भी नीचे है तो एल्स रिटर्न f, यानी अगर 40 से भी कम नंबर है तो फिर फेल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, बाकी स्किप हो जाएंगे। तो ये रिटर्न वैल्यू इधर जी में स्टोर कर देगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सी आउट योर ग्रेड इज जी, जो भी ग्रेड होगा वो सामने के सामने नजर आएगा। तो आप इनपुट मार्क्स देंगे जो ये ग्रेड शो करेगा। फंक्शन हमने क्रिएट किया है बाय द नेम ग्रेड, ग्रेड फंक्शन हमने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद गेट सी एच लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसका, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ये चलाने की जरूरत है या आगे जाऊं? सर अभी स्टॉप कर ले तो स्टॉप सबसे अच्छा होगा क्योंकि इसे थक गए सर। यस सर, आज Yeah. के लिए काफी है सर। लेट मी चेक। यस सर। लेट मी चेक कि कितने सर आज के लिए काफी है। मैं आज 10 स्लाइड्स हैं, बहुत कम है। ठीक है, 10 स्लाइड्स हैं, अच्छा ठीक है सर, कर ले फिर सर। कर लेते हैं यार। इसमें 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट सब्र करें। रन ना करे सर, बस ठीक है। ना करूं, समझ आ गई सर। मेरा मतलब आपको समझाना होता है, अगर आपको समझ आती है, अदरवाइज तो आप खुद बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं वहां से उठा के यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। Enter marks 78, grade is E। अच्छा, रिटर्न वैल्यू को दूसरा जो है, रिटर्न वैल्यू को हम एज अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मींस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, we can directly incorporate the return value into an expression। ठीक है, कैसे? जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम ये क्यूब n क्या चीज है, क्यूब n, इधर देखें क्यूब n, फंक्शन कॉल है ये सर। फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो जब ये रिटर्न वैल्यू देगा वापस तो यहाँ पे आएगा। अब इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय और फिर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया ना, c इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस समथिंग। यस सर। अच्छा, बस आपको यही समझाना था। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स, इसको मैं रन नहीं करूंगा, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स आपसे लेगा। इट पासेस द फर्स्ट इंटीजर टू अ फंक्शन, द फंक्शन कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स इट्स स्क्वायर। जो पहला नंबर फंक्शन पास होगा वो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और वापस रिटर्न वैल्यू देगा। इफ द इट पासेस द सेकंड इंटीजर, ये फर्स्ट इंटीजर ये था कि वो स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। सेकंड इंटीजर टू अनदर फंक्शन दैट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स इट्स क्यूब, वो इसका क्यूब रिटर्न करेगा वैल्यू। द मेन फंक्शन, जो मेन होगा, एड्स, दोनों को जमा करता है। ठीक है, प्लस करता है। ये स्क्वायर कैलकुलेट करता है, ये क्यूब कैलकुलेट करता है, और फिर ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब करेगा। रिटर्न वैल्यू एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट। हैश इंक्लूड स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन मुझे ये बताएं, ये क्या है? इंट sqr इंट n, ये वैसे नाम है। अच्छा, आप अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ये एक फंक्शन हो गया। फिर है इंट क्यूब, ये दूसरा फंक्शन। तो ये फर्स्ट इंटीजर के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, और फिर दूसरा, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी के। फिर वॉइड मेन है, ये डिक्लेरेशन है। अच्छा, फंक्शंस डिक्लेरेशन। क्लियर स्क्रीन, इंट abr,
ठीक है, इंट ए बी आर, सी आउट इंटर इन इंटीजर सी इन ए। अब आप कीबोर्ड से यहाँ पे कोई इनपुट देंगे, सी आउट इंटर इन इंटीजर, फिर आप कीबोर्ड से दूसरे कोई इनपुट देंगे। नाउ हियर कम्स द रियल पार्ट जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था। आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए थिंग? फंक्शन कॉल है सर। फंक्शन कॉल है। एंड प्लस क्यूब ऑफ बी। व्हाट इज दिस क्यूब ऑफ बी? ये भी फंक्शन कॉल है सर। हाँ, तो ये एक फर्स्ट फंक्शन कॉल है, एक सेकंड फंक्शन कॉल है। तो ये फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, और ये जब फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। इसका लोकेशन इधर है। अब क्या है यहाँ पे, इंट्स स्क्यूआर इंट एन, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है। इसका रिटर्न या बॉडी में क्या है, रिटर्न एन क्रॉस एन, यानी मल्टीप्लाई करो एन को एन के साथ और रिटर्न वैल्यू दे दो, तो ये अपनी रिटर्न वैल्यू वापस ले आएगा इधर। इस तरह ये क्यूब जो है ये भी अपना कंप्यूटेशन कर देगा इधर और रिटर्न वैल्यू वापस ले आएगा क्यूब में। जब दोनों वापस रिटर्न वैल्यू ले आएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे प्लस, तो आंसर आर में स्टोर हो जाएगा और फिर आखिर में आप रिजल्ट चेक करोगे। समझ आ रही है? जी सर। तो हम रिटर्न वैल्यू को एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रहे हैं ना, आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए प्लस क्यूब ऑफ बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना है। जी सर। अब अगर आप ए की वैल्यू आपने लेट से 2 दी थी शुरू में कीबोर्ड में, और बी की वैल्यू आपने दी थी 3 लेट सपोज, तो ये कर देगा 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, तो आर की वैल्यू के पास 13 आ जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस आप जाके बाद में चेक करें इसको। अच्छा, लास्ट इसमें जो थर्ड रिटर्न वैल्यू फॉर्म है वो है डायरेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, समटाइम्स वी कैन डायरेक्टली टेक द आउटपुट रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली इनटू एन आउटपुट स्टेटमेंट। कैसे? यानी सी आउट में डायरेक्टली इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सी आउट द क्यूब इज, ठीक है, ये कोई क्यूब फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है। सी आउट द क्यूब इज, अब ये क्या स्टेप है, क्यूब एन, फंक्शन कॉल है सर। जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये कंप्यूटेशन करेगा और रिटर्न वैल्यू इधर आएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? आउटपुट स्टेटमेंट है ना, सी आउट। ठीक है, Yes, सी आउट क्यूब इज, तो यहाँ से हम फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं और रिटर्न वैल्यू भी डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर आपने n यहाँ पे लेट सपोज 3 दिया था, तो ये क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 3 27। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, द क्यूब इज 27, सी आउट। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ आ रही है? तीनों की समझ आ गई? असाइनमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट के भी लिखते हैं, अरिथमेटिक फॉर्म में भी ले सकते हैं और डायरेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स इनटू द मेन फंक्शन, इट पासेस द वैल्यूज टू अनदर फंक्शन। ठीक है, दूसरे फंक्शन में जाए। द फंक्शन फाइंड्स एंड रिटर्न्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 है और 9 है, तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, मुझे बताएं शाबाश, बाय लुकिंग द नंबर्स। जो ग्रेटेस्ट भी हो, दोनों में कॉमन भी हो, दोनों को डिवाइड 9 पता के बंदे, वर्ड्स को सोच लो, ग्रेटेस्ट भी हो, कॉमन भी हो और डिवाइजर, कॉमन भी हो, तीनों नहीं है सर। ठीक है, आपको कहे 24 और 18 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सिक्स, 9 नहीं, खुदा के बंदे यार, आप लोग की मैथ्स तो बड़ी कमजोर है। इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, आप लोग के मैथ्स बड़ा कमजोर है। द मेन फंक्शन देन डिस्प्लेस द रिटर्न वैल्यू, तो मेन फंक्शन जो क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू शो करेगा। जी क्या हो गया सर? जी सर में तक गए तो इसीलिए वो आंसर मुंह से वक्त थक गया है।
आप खैर है, आराम से बस या आप सर थक थोड़ा गया। कम, थोड़ा टॉपिक रह गए, थोड़े से टॉपिक रह गए, छोटे नमाज का छोटे। टाइम है सर। बस खत्म करते हैं आखिरी 10-15 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। सो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। फिर ये देखें इधर इंट gcd इंट xy, तो ये क्या चीज है? ये तो नाम है, ये फंक्शन फंक्शन डिक्लेयर, डिक्लेरेशन। ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। वर्ड मेन, फिर है क्लियर स्क्रीन इंट a कॉमा b, सी आउट इंटर इंटीजर c इन a, यहां से आपने इंटर कर दिया कोई नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर इंटर कर दिया। लेट सपोज मैं इंटर कर देता हूं A2 B4, ठीक है। ये दो मैं एंटर करता हूँ ताकि मैं मुझे ज़्यादा मैनुअल कंप्यूटेशन की, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा जीसीडी इसका? 2 होगा सर। 2, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ से मैंने 2 एंटर किया कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 एंटर कर दिया कीबोर्ड से। अब अपनी मर्जी कोई से दो नंबर, ठीक है। अब क्या है? सी आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज, आप देखेंगे ये क्या चीज है, ये स्टेप क्या है? जीसीडी ए कॉमा बी, फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल है और ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रिटर्न वैल्यू आउटपुट स्टेटमेंट में ले रहे हैं। तो यहाँ से कर्सर जाएगा डायरेक्टली इधर इंट जीसीडी। अब मैंने ए में दिया था 2 और बी को दिया था 4, तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। ये मेरे एक्चुअल है और ये मेरे पास आ गया यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर्स, ये दो x और y दोनों, और जिस तरह ये मेरे पास a और b दोनों है, ठीक है। सही, ये हेडर हो गया। अब बॉडी में जाए, ठीक है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालता है मैथमेटिकल नंबर्स का, दो भी नंबर, जो भी दो नंबर दें, ये आप खुद फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है? इंट GIN, ठीक है। तो ये हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए। इफ कंडीशन चेक करें, इफ x इज लेस देन y, x अगर x लेस देन y है, ट्रू है या फॉल्स है? मुझे बताएं, शाबाश। ट्रू है सर। ट्रू है, देन व्हाट हैपेंस? n इज इक्वल टू x, तो n क्या हो गया? x हो गया ट्रू। तो x की 2 हो गया ना, n की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो इफ ट्रू है तो एल्स रन नहीं हो रहा, ठीक है। एल्स n इज इक्वल टू y रन नहीं होगा, ये तो स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, ठीक है। इफ जी सर। यस इफ सर। एल्स की तो समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, अब इधर देखें, उसके बाद ये रन होगा फॉर i इक्वल टू 1। अब i को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, i को 1 कर दिया है, ठीक है। i लेस देन और इक्वल टू n है, i लेस देन और इक्वल टू n है। i को चेक करो, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, n मेरे पास 2 है, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू। ट्रू है, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट इफ वाला स्टेटमेंट रन होगा। अच्छा, ये बीच में इफ के बाद देखें, बीच में चीज है और ये चीज है, इसको हम क्या कहते हैं जनरली? ये पूरा का पूरा मॉडुलस। हाँ, मॉडुलस क्या? नहीं, मॉडुलस। मॉडुलस तो सिंबल है, नहीं, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है, इसको मैं क्या कहता हूँ? पूरे के पूरे ब्रैकेट। हाँ, कंडीशन। एंड कंडीशन तो है, लेकिन ये कौन सा कंडीशन है? एंड एंड ऑपरेटर। एंड तो ऑपरेटर है, कंडीशन क्या है? यार, ये आउटपुट। कंपाउंड कंडीशन है, तो मैं बता चुका हूँ आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर में। कंपाउंड कंडीशन क्या होता है? जब एक से ज्यादा कंडीशंस को हम किसी बूलियन ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास एंड ऑपरेटर है। अच्छा, एंड ऑपरेटर का लॉजिक क्या कहता है कंडीशन में? हेलो सर जब ट्रू होगा, ऑल आउटपुट ट्रू होगा तो फिर वो ट्रू होगा। हाँ,
जब सारे के सारे आउटपुट ट्रू होंगे तो फिर आउटपुट नेट नेट जो होगा वो ट्रू होगा। अगर अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ या सब सब में से एक फॉल्स हुआ एक कंडीशन, तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा सर फिर। पास फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से लूप से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर आई इक्वल टू दिस। अब इफ ये तो ट्रू था ना शुरू में, तो इफ एक्स मॉडुलस आई, तो एक्स को आई पे डिवाइड करो, और मॉडुलस मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस क्या बताता है आपको प्रोग्रामिंग में? डिवीजन सर। डिवीजन नहीं है, डिवीजन का कुछ रिजल्ट बताता है। क्या बताता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। जाके बंदे रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो अगर मैं x को i पे डिवाइड करूं, x मेरे पास क्या है? 2 है सर। x 2 है और y मेरे पास 4 है। ठीक है, यहाँ ऊपर आया है a b से वैल्यू। तो x को अगर i पे, i जो है मेरे पास करंटली क्या है? i 1 है। 1 1 है सर। तो इसको जब मैं 1 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। टू को 1 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा यार? 0 आएगा सर। 0 आएगा। और इसी तरह y को जब 1 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0। 0 है। दोनों कंडीशंस ट्रू है। ट्रू है सर, आउटपुट ट्रू होगा। आउटपुट ट्रू है, तो g को क्या करोगे जब if का कंडीशन ट्रू I। होगा? तो i, तो g की वैल्यू क्या हो गई? आई हो गई। i की 1। वैल्यू क्या है यार, वो बताओ ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 1 है सर। 1 है। ठीक है, अब फिर i प्लस प्लस करो, तो i की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई सर। इनिशियली 1 थी, अब 2 थी, 2 हो गई। अब फिर कंडीशन चेक कंडीशन करो। अभी भी ट्रू है सर। अच्छा, 2 तो इज इक्वल कंडीशन टू चेक करो। 2 इज लेस देन और इक्वल टू n है। n से छोटा है या बड़ा है? n क्या है? n की वैल्यू क्या है मेरे पास? n के इक्वल है सर। n की इक्वल है 2 है। कंडीशन ट्रू है या True है। फॉल्स है, मुझे बताएं। ट्रू है True है। सर। तो फिर अब आ जाएं, तो अब फिर आ जाएं इफ x मॉडुलस i। अब x क्या है मेरे पास? 2 है ना। 2। और i की वैल्यू क्या है? 2 है ना। 2 को 2 पे डिवाइड Yes, करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0। और 4 को 2 0। पे डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ट्रू हो गया ना। 0। यस हाँ, सर। ओवरऑल कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा ना। ओवरऑल G इज कंडीशन इक्वल टू ट्रू आई हो हो जाएगा गया, तो फिर। अब g हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2। अब फिर i प्लस प्लस करो, i प्लस प्लस करने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3। अब फिर कंडीशन चेक करो, i इज लेस देन और इक्वल कंडीशन टू अभी 10। फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स, तो अब ये इफ कंडीशन पे नहीं जाएगा इस दफा, और ना g इक्वल टू i करेगा, बल्कि ये क्या करेगा? रिटर्न g की वैल्यू करेगा। रिटर्न g की वैल्यू क्या है? 2। 2। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी सर। 2 है। तो 2 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 2 है सर। 2 है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन सही है। ठीक है, तो हम ये 18 और 24 वाला चेक करते हैं कि आंसर उसका 6 आता है कि नहीं आता। ठीक है, फिर ठीक है, अब इसको रन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 24, फर्स्ट डिजिट इंटीजर, दूसरा इंटीजर 18 है। 18। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में क्या आ रहा है? 6 होना चाहिए। क्या आंसर आया है? 6 आया सर, सही है। और सही है।
सो वी आर डन विद द फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हमने ख़त्म कर दिए, यानी जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की, वेरिएबल्स की, ठीक है। वेरिएबल्स मैं आपको समझाता हूँ। तो वेरिएबल हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक है लोकल वेरिएबल और एक है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। एक वेरिएबल जो कि हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए समटाइम्स हम इसके लिए कीवर्ड ऑटो भी यूज करते हैं। ये नॉर्मली जो आप ये इंट x, y वगैरह यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्कोप क्या होता है? स्कोप एक्चुअली द एरिया इन विच दे आर एक्सेसिबल, ठीक है। जिस एरिया में हम उसको एक्सेस करते हैं उस एरिया को हम कहते हैं इसका स्कोप है, ठीक है। So local variable cannot be used outside the function in which it is not defined, ठीक है। जिस फंक्शन में वो सिर्फ यूज हो उसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिसमें हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसका स्कोप उसी फंक्शन तक लिमिटेड होता है और उससे बाहर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी, ठीक है। इसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, यानी जिस टाइम पीरियड के लिए ये अवेलेबल होता है फॉर यूटिलाइजेशन इन द मेमोरी, द टाइम पीरियड फॉर विच इट इज अवेलेबल इन द मेमोरी टू बी यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जो है ये जब फंक्शन आप यूज कर रहे हो तब तक तो इसकी लाइफ होती है, जो ही आप फंक्शन से निकल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेमोरी से इरेज हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस जी सर। सर। तो लोकल वेरिएबल की ये यूटिलिटी है कि वो सिर्फ एक फंक्शन जिसके अंदर आप उसको डिफाइन करते हो उसकी यूटिलिटी वहां तक होती है, उसके बाद नहीं होती। जो ही आप फंक्शन से निकल जाए दोबारा, फिर वो दोबारा अगर आप यूज करेंगे दोबारा रीसेट होगी, दोबारा नए सिरे से यूज होगी। तो एक एग्जांपल से आपको इसका ये जो लाइफ टाइम है ना, आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये टेम्पररी होता है, ठीक है। हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब ये क्या है? void fun, ये क्या चीज है? void fun और ब्रैकेट है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर है void main, ठीक है, जो मेन फंक्शन है। अच्छा, cout clr scr int i, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। फॉर i इक्वल टू लूप लगाया है, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन 5। कंडीशन चेक करें, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अगर ट्रू है कंडीशन, अगर ट्रू है तो फिर ये नेक्स्ट आ जाएगा लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन क्या है? फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब फंक्शन कॉल में ये आ जाएगा तो इधर से ये जंप लगा देगा, नीचे आ जाएगा इधर। ये क्या चीज है? void fun और ब्रैकेट, हेडर। हेडर, और ये बॉडी है। अब इसके अंदर एक फंक्शन है, बॉडी स्टेटमेंट के अंदर एक हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इंट n इज इक्वल टू 0 n प्लस प्लस। तो इससे क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cout 0 + 1 1 हो जाएगा। जी, पहले ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद ये n जो है 1 हो जाएगा। cout द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n। तो ये यहाँ पे क्या नजर आएगा? द वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है। तो ये वापस जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, i प्लस प्लस के बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो गई। कंडीशन फिर चेक करेगा, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो फिर ये फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन कॉल कर दे, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया दोबारा, फिर n प्लस प्लस हो जाएगा, फिर cout हो जाएगा, तो फिर यही लाइन दोबारा प्रिंट हो जाएगी। हालांकि हम बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो दोबारा री इनिशियलाइज हो जाता है। फिर ब्रैकेट से, क्योंकि यह सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है,
फिर आई को 3 4 इस तरह 5 दफा आप चलाएंगे तो 5 दफा ये प्रिंट होगा 1 1 और 1। ठीक है, ये बार बार यही चीज रिपीट होगी। जब आई इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो ये रन नहीं होगा ये स्टेटमेंट, और फिर ये गेट ch पे आ जाएगा। ठीक है, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू इस तरह 5 दफा रन होगी स्क्रीन पे। ठीक है, यानी वेरिएबल बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा है, लोकली उसको कॉल किया जा रहा है, जब वो एक दफा रन हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर जब दोबारा उसको रन करना पड़ता है, फिर शुरू से दोबारा क्रिएट के फिर दोबारा वो अपनी वैल्यू लेता है। तो लोकल वेरिएबल इसलिए इसको कहते हैं। और करें ना, हर दफा जो है वो वैल्यू ऑफ n जो है वो 1 1 1 1 शो कर रहा है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, इसलिए जब वो फंक्शन से हम बाहर जाते हैं तो फिर वो वेरिएबल गायब हो जाता है। हालांकि हम चाहते थे कि इसको इंक्रीज करें 1 2 3 इस तरह जाए, लेकिन वो नहीं, वो दोबारा रिक्रिएट होता है, फिर दोबारा शुरू से बार बार वही चीज रिपीट होती है। तो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन is known as global variable। ठीक है, global variable can be used by all function। याद रखें, local variable को सिर्फ उसका जिस फंक्शन में वो डिफाइन होता है उसके अंदर एक्सेस किया जाता है। global variable को हर कोई आवाज देता रहता है, उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल क्या है? जो हमने कहा था, एक्चुअली नहीं है, ये ग्लोबल है, और ये ठीक है, ये भी ग्लोबल है। Scope of the global variable that it can be accessed by all functions in the program। ठीक है, it means that variables are globally accessed from any part of the program। ठीक है, और by the way, normally global variables are declared before the main function। ठीक है, अच्छा, लाइफ टाइम इसका क्या होता है? The global variable exists in the memory as long as the program is running। अच्छा, ये फंक्शन पे डिपेंड नहीं है कि सिर्फ फंक्शन क्लोज हो गया तो नहीं, ये प्रोग्राम जब तक चल रहा है तब तक ये मेमोरी में पड़ा होता है। जब प्रोग्राम आप बंद करोगे तो तब ये जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अदरवाइज ये पड़ा होता है। जबकि दूसरा वाला क्या था, लोकल, वो एक्चुअली जब प्रोग्राम इवन ऑन भी हो, लेकिन जब फंक्शन से आप निकल जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर दोबारा री इनिशिएट करना पड़ता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। सो अच्छा, write a program that inputs a number। अब हम global variable को देते हैं। write a program that inputs a number from in the global variable। the program calls the function that manipulates the value, multiplies the value of the global variable by 2। that multiplies the value of the global variable by 2। the main function displays the value of the global variable। ठीक है, इधर देखें, hash include iostream, hash include on u dot h। इधर देखें ये चीज, ये क्या चीज है? int g कॉमा सेमीकोलन, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता, हमने क्या कहा था, इसकी लोकेशन कहाँ होती है नॉर्मली? ये मेन फंक्शन से बाहर होता है पहले, बिफोर द मेन फंक्शन। हाँ, और ये क्या चीज है? void main, void fun something, फंक्शन डिक्लेरेशन। void main, clr scr, cout enter a number। कीबोर्ड से मुझे बताएं, शाबाश, कोई नंबर बताएं, शाबाश शाबाश। 4। जी को हमने 4 वैल्यू दे दी। ठीक है, cout the value of the g before function call is g। 4 हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस स्टेप? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल। तो ये कर्सर यहाँ पे आएगा, इधर से नीचे आएगा। ठीक है, void fun हेडर है, और स्टेटमेंट में क्या है? g इज इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय 2।
तो जी की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, ये लेटेस्ट है, 8 आ जाएगी सर। एग्जिस्ट, हाँ जी एग्जिस्टिंग। तो जी की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पे। अब ये वापस जाएगी, रिटर्न वैल्यू इधर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, सी आउट द वैल्यू ऑफ जी आफ्टर द फंक्शन कॉल इज जी 8 गेट सी एच। आप देखिए आप जी की दो वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं एक दफा भी, हालांकि आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, एक में 4 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, ठीक है, और वेरिएबल एक ही है। तो देखिए हम ग्लोबल वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी मेन फंक्शन भी उसको कॉल कर रहा है और ये फन फंक्शन भी, यानी ये खुद भी यूटिलाइज कर रहा है, इधर ये फन फंक्शन यूज कर रहा है, और इधर मेन फंक्शन भी उसको यूटिलाइज कर रहा है बाय सिंपली सी आउट स्टेटमेंट में। ये सी आउट स्टेटमेंट में डायरेक्टली मेन फंक्शन यूज कर रहा है, तो हर सारे फंक्शन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई इसको एक्सेस कर रहा है। सर रन ना करे सही है सर। एक गो दे देते हैं, ठीक है, सी एक गो देते हैं एक। Four. Value of g before the function call is 4, 8. फिर है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लोकल वेरिएबल, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टैटिक वेरिएबल है, जब हम कीवर्ड इसमें यूज करते हैं, कीवर्ड स्टैटिक डिक्लेरेशन के बाद, स्टैटिक कीवर्ड है। अच्छा, C++ में स्टैटिक, the word static is used for what, to increase the lifetime of the local variable। आपको याद है इससे पहले हमने बताया था कि इसका लाइफ टाइम जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल होता है वो कम होता है, तो उसका लाइफ टाइम इंक्रीज करने के लिए हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद द कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है। The scope of the static variable is similar to the scope of the local variable। Static variable can be used only in the function in which it is declared, ठीक है, लेकिन यह है कि इसका लाइफ टाइम जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है, बस ये इसमें फर्क है, ये लोकल वेरिएबल की तरह नहीं होता। ये हम लाइफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम दैट कॉल्स अ फंक्शन फॉर 5 टाइम्स, ठीक है, एक फंक्शन एक प्रोग्राम लिखो जिसमें हम एक फंक्शन को 5 दफा चलाएंगे यूजिंग लूप। द फंक्शन यूजेस द स्टैटिक वेरिएबल initialized to 0। Each time the function is called, the value of the static variable is incremented by 1 and then displayed on the screen, ठीक है। तो hash include iostream, hash include conio, void fun, ये वो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। void main, clear screen, int I, ये दोबारा जरूरत नहीं है इसकी। 4 I is equal to 1, I is less than or equal to 5, ठीक है। so I is less than or equal to 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए आप फंक्शन पे जाएंगे। जब ये फंक्शन पे जाएगा तो ये नीचे आएगा इधर void fun। अब आप देखिए ये एक्चुअली वो है चीज है स्टैटिक int in, ये वही प्रोग्राम है जो इससे पहले हमने लिखा है। इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में क्या फर्क था दोनों में, इसमें ये यही प्रोग्राम है इससे पहले जो हमने किया ये वाला, यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। ये जो int n is equal to 0 है ना, इसके साथ स्टैटिक वर्ड एडिशनल आया है, बाकी वही प्रोग्राम है। हम लोकल वेरिएबल को, ये जो लोकल वेरिएबल n है, इसको हम लोकल वेरिएबल n, इसको हम जो है ना स्टैटिक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। by using keyword, बाकी वही चीज है, ठीक है, जो इससे पहले हमने किया है। तो ये n स्टैटिक जो है i n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, n प्लस प्लस, तो फिर क्या है n जो है वो 1 हो जाएगा। सी आउट द वैल्यू ऑफ n इज 1। इस तरह फिर ये दोबारा जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा, नीचे आएगा, फिर जो वो स्टैटिक था तो अब यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर्ड होगी, बजाय दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी, ठीक है। तो n प्लस प्लस, तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5,
तो बजाय इसके कि इस दफा आपको 1 1 1 5 दफा देगा, ये आपको 1 2 3 4 5 देगा। ठीक है, यस सर, रन करूं या आप खुद चलाएंगे? खुद चला लेंगे सर। सर बस हम खुद चला देंगे। अच्छा, लास्ट जो टाइप ऑफ वेरिएबल है उसको कहते हैं रजिस्टर्ड वेरिएबल। अच्छा, ये वेरिएबल है ना, ये हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? बाय यूजिंग द कीवर्ड रजिस्टर। जो किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं, बाय द वे नॉर्मल वेरिएबल जो हम स्टोर करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल यानी जैसे लोकल हो गया या ग्लोबल हो गया या ये स्टैटिक हो गया, ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है, जबकि ये रजिस्टर वेरिएबल, ये जो नाम इसका है ना रजिस्टर वेरिएबल, ये एक्चुअली ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, रजिस्टर उसे कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, हेलो जी सर। यस सर। ये रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं आपके ख्याल में? लेट्स होम में। रजिस्टर कहाँ पे होते हैं? रैम में सर। सीपीयू में होते हैं। खुदा के बंदे, 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और आखिर में मेमोरी रजिस्टर होते हैं। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, ये आपको बता चुका हूँ मिनट से पहले। ये जो है ना मेमोरी रजिस्टर, ये सीपीयू में होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं। ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर्स होते हैं। तो बजाय इसके कि आप रैम में स्टोर करें, ये जो रजिस्टर वेरिएबल है ये एक्चुअली मेमोरी रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। और रजिस्टर्स क्या होते हैं? these are फास्टर डेटा एक्सेस पॉइंट्स देन रैम, यानी हम डेटा रैपिडली एक्सेस कर सकते हैं बजाय रैम के। रैम से रजिस्टर फास्टर होते हैं डेटा एक्सेस में। ठीक है, इससे रीडिंग राइटिंग फास्टर होती है। फास्टर से मुराद रीडिंग राइटिंग। ठीक है, अब ये कैसे डिक्लेयर करोगे ये रजिस्टर वेरिएबल? इसके लिए आप यूज करोगे कीवर्ड रजिस्टर, फिर बाकी वही सेम है, पुराना है। ठीक है, यानी डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर कीवर्ड है, ये तो मस्ट होगा कीवर्ड रजिस्टर। और बाकी इंट एन तो वही है, इंट एन और इंट एक्स और इंट वाई और फ्लोट वाई और फ्लोट या 4। तो रजिस्टर अगर आप लगाओगे शुरू में तो ये रजिस्टर वेरिएबल बन जाएगा रादर देन नॉर्मल लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह आप रजिस्टर वेरिएबल भी यूटिलाइज कर सकते हो if you want to store the data in the registers and you want to access it rapidly rather than slowly. So this concludes our today's lecture. आपका कोई क्वेश्चन है इसमें अभी इससे रिलेटेड?